नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक और नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा, जहां हम बात करेंगे नए भारत की प्रेस रिपोर्ट्स की और आत्मनिर्भर होते भारत की भी। इसके साथ ही आज की कौन कौन सी प्रमुख खबर है जिन पर रहेगी आज हमारी नजर, अगले 1 घंटे में विस्तार से करेंगे हम बात। और अगले 1 घंटे मेरे साथ रहेंगी स्टूडियो में मेरी सहयोगी संध्या। सुप्रभात। सुप्रभात कृतिका, और नया सवेरा के हमारे सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। तो आज हो रहा है लोकतंत्र के महापर्व के दौरान बड़ी संख्या में मतदान। आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से राज्यों में आज मतदान हो रहा है, ताजा अपडेट आपको देंगे और साथ ही हमारे रिपोर्टर भी ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे ताजा हाल आपको दिखाने के लिए। इसके साथ साथ आपकी सेहत पर भी एक नजर डालेंगे और तकनीक की दुनिया में भी आपको लेकर के चलेंगे। तो आइए नया सवेरा की कर लेते हैं शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ। असम, केरलम, पुदुचेरी में आज लोकतंत्र का महापर्व। सरकार चुनने के लिए मतदाताओं की पोलिंग बूथ पर कतार। चुनाव आयोग की ओर से हर पोलिंग बूथ पर सभी जरूरी इंतजाम। विधानसभा चुनाव में आज 3 मुख्यमंत्रियों की सियासी किस्मत का फैसला। गौरव गोगोई, राजीव चंद्रशेखर और के सतीशन समेत अन्य दिग्गजों के भविष्य भी आज ईवीएम में होंगे बंद। पश्चिम बंगाल चुनाव में आज फिर गरजेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक के बाद एक 3 रैलियों में निशाने पर होगी टीएमसी की सरकार। ममता भी करेंगी पानीहाटी में जनसभा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से मॉरिशस और यूएई के 4 दिन के दौरे पर। मॉरिशस में हिंद महासागर सम्मेलन में होंगे शामिल। सीज़फायर के बीच ईरान ने फिर बंद किया हॉर्मुज स्ट्रेट। लेबनान पर इजरायली हमले के बाद फैसला। ट्रंप और नेतन्याहू ने कहा सीज़फायर में शामिल नहीं हिजबुल्लाह। और गुजरात टाइटंस से दिल्ली कैपिटल्स को उसके गढ़ में दी मात। हासिल की आईपीएल सीजन की पहली जीत। आखिरी गेंद पर 1 रन ने किया कमाल। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में बात विस्तार से, जहां आपको बता दें कि 3 राज्य है, असम, केरलम और पुदुचेरी। आज सुबह 7 बजे से यहां लोकतंत्र का महाउत्सव शुरू हो चुका है और तीनों जगह के मतदाता अपनी सरकार चुनने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, केरलम के सीएम पी विजयन और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी की सियासी किस्मत का फैसला आज होने वाला है। तस्वीरें भी आपको ताजा दिखा रहे हैं असम, केरलम और पुदुचेरी से, जहां पर मतदाता पहुंचे हैं और मतदान कर रहे हैं अपने नेता को चुनने के लिए। तो उम्मीदवारों ने अपना काम किया, जोर शोर से प्रचार प्रसार किया और आज बारी है मतदाताओं की। केरलम में आप देख सकते हैं राजीव चंद्रशेखर, जो कि उम्मीदवार भी हैं, मतदान करने के लिए पहुंचे। बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पर मतदाता भी पहुंचे हैं और बड़ी खुशी के साथ वो बता रहे हैं जिन लोगों ने मतदान कर दिया है। तो आज सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोकतंत्र का ये महाउत्सव है और महा तैयारियों के बीच ही उस उत्सव को मनाया जा रहा है। मतदाता पहुंच रहे हैं अपने अपने पोलिंग बूथ पर। अब असम की अगर हम बात करें तो असम में 126 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। यहां गौरव गोगोई, बदरुद्दीन अजमल, अखिल गोगोई, लुरियन ज्योति गोगोई, अतुल बोरा, ये ऐसे प्रमुख चेहरे हैं जो उम्मीदवारी हैं और जिनकी जो मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं केरलम की बात करते हैं तो केरलम में 140 विधानसभा सीटों के लिए कुल 883 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, वीडी सतीशन, राजीव चंद्रशेखर, के सुरेंद्रन, जी सुधाकरन, ये सभी प्रमुख चेहरे हैं। जी हाँ, तो ये तो बात रही केरलम और असम की। वहीं पुदुचेरी की अगर हम बात करें तो पुदुचेरी विधानसभा की 30 सीटों के लिए भी मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। एक चरण में होने वाले इस चुनाव के लिए मुख्यमंत्री एन रंगासामी, पूर्व सीएम वी वैथिलिंगम समेत 294 उम्मीदवार इस बार अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बार लोकतंत्र की ये खूबसूरत तस्वीरें सामने आई है। अलग अलग राज्य की 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।
असम, केरलम और पुदुचेरी, जहां सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। हालांकि जो ताजा तस्वीरें हैं वो भी हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। फिलहाल ये 3 तस्वीरें, क्योंकि सुबह से ही जो आम लोग हैं, जो जनता है, जनता जनार्दन, वो अपने घरों से बाहर निकल करके और मतदान करती हुई नजर आ रही। लंबी लंबी कतारें भी कई पोलिंग बूथ पर इस दौरान नजर आई हैं और उसकी ये वानगी पेश करते। तो आज लोकतंत्र का महापर्व है और ऐसे में अगर आप भी असम, केरलम या पुदुचेरी में रहते हैं तो आप भी अपने घरों से बाहर निकलें और मतदान जरूर करें, क्योंकि मतदान आपका अधिकार है। पहले मतदान और फिर जलपान। और कृतिका, अगर हम असम और केरलम की बात करें तो देखिए, प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है ये राज्य और ऐसे में आज मतदाता जो है वो अपना त्योहार मनाते हुए, यानी कि लोकतंत्र का पर्व मनाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ चलिए केरलम का रुख कर लेते हैं। केरलम से हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं तिरुवनंतपुरम से और साथ ही धीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त थिरुवल्ला से। दोनों का सीधा रुख करते हैं। सबसे पहले नीरज, आपके पास में आना चाहेंगे। तमाम जोरों शोरों से चुनाव प्रचार किया गया, राजनीतिक दलों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इस दौरान हमने देखा, जिसके बाद में अब आज जो है कहीं ना कहीं जो मेहनत करी उसमें अब आज एग्जाम है। अब ऐसे में जनता जनार्दन किस पर ज्यादा भरोसा जताती है ये तो 4 तारीख को नजर आएगा, लेकिन उससे पहले आज किस तरीके का उत्साह जनता जनार्दन में नजर आता है? नीरज, देखिए, उत्साह हम सीधा ही आपको दिखाते हैं। हमारे कैमरामैन मोर मुकुट आपको दिखाएंगे कि सुबह 7 बजे से ही अपने मतों का प्रयोग करने के लिए जो लोग हैं, वोटर हैं, वो मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं और एक बड़ी लंबी जो कतार है वो हमको देखने को मिल रही है। चूँकि केरलम में हमको पता है कि पहले से ही जो वोटिंग टर्नआउट है वो हमेशा से काफ़ी अच्छा रहता है। लोग जागरूक हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए और उनको पता है कि उनके जो वोट है उसकी क्या कीमत है। यही कारण है कि आप देखें कि सुबह से ही यहाँ पर जो वोटर हैं वो आ रहे हैं। चुनाव आयोग के इंतजाम भी काफ़ी अच्छे हैं ताकि किसी तरह की जो परेशानी है वो वोटरों को ना उठानी पड़े और वो अपने मत का जो प्रयोग है वो आसानी से कर पाएं। देखिए, यहाँ तक अगर हम केरलम की राजनीति की बात करें तो यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में ये राजनीति रही है और पिछले 40 सालों से ही जो सत्ता है यूडीएफ और एलडीएफ के हाथ में ही रही है। पिछले 2021 में ये पहली बार हुआ कि एलडीएफ ने जो अपनी सत्ता है वो रिपीट करी थी, लेकिन इस बार कई तरह के इश्यूज हैं, कई तरह के मुद्दे हैं और एनडीए एक बड़ा कोण बना रहा है। यहाँ पर मुकाबले में त्रिकोणीय मुकाबला कई सीटों पर है और जनता के सामने कई तरह के मुद्दे रहे। जनता को लुभाने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने जोर भी लगाया। अब वही जनता जो पिछले कुछ हफ्तों से लगातार जो उम्मीदवार हैं जो जनता के बीच में जा रहे थे उसका ही परिणाम एक तरीके से ईवीएम में बंद करने के लिए जनता अपने घरों से निकली है। ये विश्वास व्यक्त करने के लिए कि उनका उम्मीदवार कैसा होगा, ये विश्वास व्यक्त करने के लिए सरकार कैसी होगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है यही वो कि जनता है जो यहाँ पर सुनती जो सबकी है वोटर है लेकिन करती मन की है और क्या कुछ उनके मन में छिपा है वो आज ईवीएम में बंद होगा। धीरज हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, आप वैसे तो सबसे पहले ताजा तस्वीरें दिखाइए, कौन से पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरह से मतदाता पहुंच रहे हैं? देखिए, सुबह से मैं 7 बजे से यहाँ मौजूद हूँ और हमारे कैमरामैन आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से सुबह 7 बजे से यहाँ के जो मतदान तिरुवल्ला के मतदान केंद्र पर जो लोग जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बुजुर्ग महिलाएं भी यहाँ पहुँची हुई हैं, युवा चेहरे भी आपको दिखेंगे और जो सबसे अहम जो और प्रमुख बातें हैं कि जो महिलाओं की भागीदारी आपको दिखेगी मतदान केंद्रों पर कि किस तरीके से महिलाएं मतदान में हिस्सा लेने के लिए काफ़ी संख्या में जुटे हैं। अब देखिए, लंबी कतारें महिलाओं की और ये महिलाएं लगभग 6:30 से 6:45 बजे से ही मतदान केंद्र पर पहुंची है और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। देखिए, केरल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो लोकतंत्र की जो परंपरा है, जो परिपाटी है, वो काफ़ी पुरानी परिपाटी है। यहाँ के लोग लोकतंत्र में काफ़ी विश्वास करते हैं। केरल के बारे में कहा जाता है कि 1960 में यहाँ पहली बार आचार संहिता लागू हुआ था, जिसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, जिसे बाद में देश ने अपनाया। और केरल के पराबूर के बारे में ऐसा कहा जाता है, जैसा कि हमने पढ़ा है, कि यहाँ पहली बार ईवीएम का जो प्रयोग है 1982 में
उन पराबुर विधानसभा सीट से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया था। तो केरल कितना समृद्ध है इसको आप समझ सकते हैं। लगभग 2,69,00,000 और 55,000 के आसपास के यहाँ जो वोटर हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे जो प्रमुख नज़र होगी वो युवा वोटर्स के ऊपर होगी। जो 18 से 19 साल के बीच के जो वोटर हैं उनकी जो संख्या है वो 4,24,000 के करीब है। और 20 से 29 साल के अगर युवा वोटरों की अगर बात करें तो उनकी आबादी यहाँ लगभग 45 लाख के करीब है। हालांकि 100 के पार भी यहाँ देखना होगा कि वो कौन से उम्मीदवार को अपना नेता चुनती है। और बड़े ही रोचक अंदाज के साथ अगर हम प्रचार प्रसार की बात करें तो प्रचार प्रसार हुआ है। आज बारी मतदाताओं की है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। साथ ही साथ नीरज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम ताज़ा अपडेट इस वक्त के हमसे साझा करने के लिए। तो ये तो बात रही केरलम की, लेकिन केरलम के बाद अब बात करते हैं असम की, क्योंकि यहाँ पर भी आज मतदान हो रहा है। असम की 126 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है और यहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा, गौरव गोगोई, बदरुद्दीन अजमल और साथ ही अखिल गोगोई और लुरिन ज्योति गोगोई, अतुल बोरा, ये कुछ ऐसे प्रमुख चेहरे हैं जिनकी साख इस बार दाव पर है। और कांटे की टक्कर आखिर असम में किसमें है वो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो ग्राफिक के जरिए जानिए कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी के प्रद्युत बोरदोलोई, जो कि चुनाव के समय से ही काफी चर्चा में रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार के सामने मैदान में है। कांटे की टक्कर असम में रायजोर से अखिल गोगोई और एजीपी के उम्मीदवार प्रदीप हजारिका के बीच है, जो कि शिवसागर से उम्मीदवारी ठोक रहे हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो नंदिता गार्लोसा, जो कि हाफलोंग से उम्मीदवार है, और भारतीय जनता पार्टी की रूपाली यहां से ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं। ये ऐसे उम्मीदवार हैं, ऐसे चेहरे हैं जिनके बीच कांटे की टक्कर है और कड़ी चुनौती देते हुए आपस में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के गौरव गोगोई और हितेंद्र नाथ, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, दोनों ही जोरहाट से मैदान में हैं। तो कुछ तस्वीरें दिखाई, लेकिन अभी सीधा तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे दो सहयोगी अश्वनी मिश्र इस वक्त गुवाहाटी से और साथ ही डिब्रूगढ़ से हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अश्वनी, इस बार आपके पास में आना चाहेंगे। असम की अगर हम बात करें तो असम में भी जब राजनीतिक दल जो चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस चुनाव प्रचार में मुद्दे तो थे ही, लेकिन मुद्दों के साथ इस बार परिवार पर भी धावा बोला गया। और लोकतंत्र के इस पर्व में आज किस तरीके की तस्वीरें फिलहाल अब नजर आती हैं वहां पे? देखिए, राजनीतिक दलों के काम चुनाव प्रचार तक सीमित थे। आज जनता का जनादेश देने का वक्त है। जनता आज बड़ी संख्या में, हम यहाँ के दृश्य भी दिखाएंगे आपको। मैं गुवाहाटी के जलुकबाड़ी के पोलिंग बूथ पर हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं 7 बजे मतदान शुरू होने के पहले ही लंबी लंबी कतारें महिलाओं की, बुजुर्गों की, बच्चों, युवाओं की यहाँ पर लगी हुई थी और लगातार यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। यहाँ से मुख्य लड़ाई अगर देखें तो यहाँ पर कांग्रेस से मीरा नियोग और साथ ही साथ हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच में टक्कर है। जिस तरीके से आपने बताया, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर है और सीधा अगर मुकाबला देखें तो भाजपा गठबंधन और कांग्रेस के गठबंधन के बीच में है। कांग्रेस गठबंधन जो यहाँ के क्षेत्रीय दलों के दारोमदार पर वो टिका हुआ है, क्योंकि कांग्रेस का अगर मत प्रतिशत देखें तो 2011 के बाद से लगातार वो डिक्लाइन हुआ है, वो कम हुआ है। और उसी क्रम में 2011 से अगर देखें तो भाजपा का मत प्रतिशत बढ़ता गया है। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जो पूरी की पूरी इस समय धुआंधार चुनाव प्रचार रहा, आरोपों की जो बौछार रही, उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं जनता के ऊपर, क्या मुद्दे होते हैं और जनता क्या दिमाग में रखकर जनादेश देती है। लेकिन हाँ, ये है कि आज जनता का दिन है, लोकतंत्र का दिन है और सबसे बड़ी बात यह है कि जागरूक मतदाता तेजी से खींचे चले आ रहे हैं पोलिंग बूथ की तरफ। पिछली बार 82% के आसपास वोटर टर्नआउट हुआ था। ये उम्मीद की जा रही है प्रशासन से लेकर हर व्यक्ति की, आम आदमी की, कि इस बार टर्नआउट का आंकड़ा उसको भी पार करेगा। बिल्कुल अश्विनी, तो बड़ी संख्या में असम में हमने देखी उम्मीदवारी और आज बारी है मतदाताओं की। तो मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए घरों से बाहर निकले हैं। हमारे साथ डिब्रूगढ़ से हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। सुबह सुबह की बात की जाए, जिस चाय की प्याली का हम जिक्र करते हैं और असम आपको लिए चलते हैं, तो डिब्रूगढ़ में अमरेंद्र किस तरह का नज़ारा है, किस तरह से मतदाता यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं, सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम किए गए हैं और किस तरह से पोलिंग बूथ जो है जहाँ पर महिलाओं की अगर हम बात करें या फिर विशेष पोलिंग बूथ बनाए गए हैं?
देखिए संध्या, लगातार अगर लोकतंत्र की आपने तस्वीर देखी होगी तो आसाम बहुत उत्साहित करता आया है। और अगर जिस तरह से अश्विनी जी बता रहे थे कि 2016 और 2021 में जो टर्नआउट है वोटरों का, वो 2016 में 85% से ज्यादा और 2021 में जब कोविड का माहौल था तो 82% से ज्यादा। तो इसी को लेके निर्वाचन आयोग ने सारी तैयारियां की है। और मैं इस वक्त डिब्रूगढ़ के एक इंटीरियर बूथ पर हूं और इस वक्त का मौसम भी काफी खराब है। बारिश का मौसम है, लेकिन सुबह 7 से पहले से ही लंबी लंबी कतारें हैं। और जिस बूथ पर मैं खड़ा हूं वहां पर भी महिलाओं और पुरुषों की लंबी कतारें हैं। हमने उनसे बात की कि क्या वजह है कि आप सुबह सुबह, तो उन्होंने कहा कि हमें सरकार चुनने का मौका, हम चाहते हैं कि सबसे पहले जाके वोट देकर अपनी सरकार को चुनने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और देखिए मैं आपको बता दूं संध्या, दरअसल जो आसाम है वो विकास के नाम पे हमेशा से वोट देता आया है और इस बार भी वही मुद्दा है। और ये जो मैं जहां डिब्रूगढ़ हूं, ये दरअसल अपर आसाम में आता है। और अपर आसाम में डिब्रूगढ़ के अलावा तिनसुकिया है, शिवसागर है, जोराहाट है, गोलाघाट है। और यहाँ की जो 35 सीटें हैं, ये 35 सीटें 126 में से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही एनडीए का एक बड़ा वोट बैंक है। अगर 2016 का मैं 2021 का मैं आंकड़ा बताऊं तो यहाँ की 10 सीटें डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र में है। 10 में से 9 पर एनडीए ने जीत हासिल की और क्लीन स्वीप किया। इसके अलावा देखिए सेंट्रल आसाम में 30 सीटें और लोअर आसाम की 51 सीटें। सेंट्रल आसाम में भी मुकाबला जो है लगभग मुद्दों पर है और टफ फाइट है। लेकिन जो लोअर आसाम है, लोअर आसाम की 51 सीटें टर्निंग पॉइंट होती हैं हर बार के चुनाव में। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो है AIUDF जो है उसका एक दबदबा है इन 51 सीटों पर। और पिछली बार का अगर रिजल्ट देखें तो उसमें भी उन सीटों में से 16 सीटें AIUDF ने जीती थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दों के बल पे, और जो माइग्रेशन है, एनआरसी है, सीएए है, इन मुद्दों के बल पे उस एरिया में भी पकड़ बनाई है। लेकिन इस बार जो है जनता के मूड में है। और इसके अलावा मैं एक जो हिल डिस्ट्रिक्ट वाली सीटें हैं 10 में जो भारतीय जनता पार्टी है और एनडीए के भरोसे पे उन 10 सीटों में से अपनी मजबूती अगर हम देखें तो इस बार 2021 में कहीं ना कहीं एक बार फिर से सत्ता में वापस लौटने की तमाम कोशिशें करती हुई नजर आई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही अश्विनी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ, और साथ ही ताजा तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है, मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। आपको हमने ताज़ा तस्वीरें दिखाई। असम की बात कर लें, केरलम की बात कर लें तो बड़ी संख्या में मतदाता यहाँ से पहुँच रहे हैं। हमारे संवाददाता पुदुचेरी से विशाल बैरिस्टो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, देखिए हमने अपने दर्शकों को असम की तस्वीरें साझा की है, केरलम की तस्वीरें दिखाई है कि किस तरह से मतदाता जो है वो आज उनका दिन है, आज त्योहार का दिन है, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं। अब पुदुचेरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस तरह का नजारा है, ताजा तस्वीरें दिखाइए। साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके बीच आज कांटे की टक्कर है और उनकी किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। देखिए संध्या, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सुबह से ही लाइनें लगने शुरू हो गई थी, लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। और लोगों का ये कहना है कि पहले मतदान फिर जलपान, और बड़ी ही डिसिप्लिन तरीके से यहाँ पर लोग आए हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आपको ये तस्वीरें दिखाएं कितनी लंबी कतारें हैं कि लोगों को कुर्सियों पर बैठकर इंतजार करना पड़ रहा है। बाईं तरफ है महिलाओं की कतार और दाहिनी तरफ है पुरुषों की कतार। और मैं कहूँगा एक बार अपने वोटर आईडीज़ अगर आप हमें निकाल के दिखा सके तो सब लोग अगर अपने वोटर आईडीज़, इफ़ यू कैन शो योर वोटर आईडीज़, सब लोग अपने वोटर आईडी लेकर आए हैं यहाँ पर और ये अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है और पुदुचेरी के अंदर पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। इसके मद्देनज़र एनडीए ने पुदुचेरी को एक बार फिर से डबल इंजन सरकार का वादा किया है कि डबल इंजन सरकार की वजह से पुदुचेरी में और भी विकास होगा, ब्लू इकोनॉमी हब पुदुचेरी को बनाया जाएगा। वहीं जो कांग्रेस का अलायंस है उसने ये वादा किया है कि हम पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश नहीं बल्कि एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में हम आपके लिए खड़े रहेंगे। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो यहाँ पर पुदुचेरी में है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा लोगों से मेरी बातचीत हुई सुबह से वो ये है कि लोग चाहते हैं कि पुदुचेरी साफ हो, टूरिज्म बढ़ रहा है, इकोनॉमी भी बूम कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ और भी समस्याएं भी हैं। ट्रैफिक की समस्या है और बहुत भीड़ भाड़ की समस्या है, गंदगी की समस्या है और विकास हर इंसान यहाँ पर चाहता है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए विशाल बेरिस्टर, और साथ ही वो जो ताज़ा तस्वीरें आपने दिखाई उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे तौर पर 3 राज्यों की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ताज़ा तस्वीरें, जहां पर लोग सुबह से ही अपने घरों से बाहर निकलकर और मतदान करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज लोकतंत्र का महापर्व है और ऐसे में मतदान हम सभी का अधिकार है। तो अगर आप भी इन 3 राज्यों में से कहीं भी रहते हैं तो आप अपने घरों से बाहर निकलें और मतदान जरूर करें। और नया सवेरा में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने, जल्द हाजिर होंगे। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बढ़ाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और परेशान, हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। मसाले सब टच, MDH। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी का किला ढहाने के लिए अपनी पूरी तैयारी की। और आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और एक के बाद एक उनकी 3 चुनावी रैलियां होने वाली हैं, जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक होने के नाते प्रचार करेंगे। विजय संकल्प सभा के नाम से होने वाली पीएम की पहली रैली तमलुक में होगी और फिर आसनसोल, उसके बाद बीरभूम में प्रधानमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार को आईना दिखाएंगे। यानी कि 3 रैलियां होंगी, लेकिन निशाना एक। बिल्कुल, और इसके जरिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सत्ता तक पहुंचने की कोशिश में इस बार लगी हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 3 रैलियां, विजय संकल्प रैली आज और एक दिन में 3 रैली, लेकिन निशाना सिर्फ ममता बनर्जी होती हुई नजर आएंगी। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल में गरजेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी धुआंधार प्रचार करेंगी। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की पानीहाटी में रैली होने वाली है। ये वो सीट है जहां आरजीकर मेडिकल कॉलेज की रेप पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि टीएमसी अपने मौजूदा विधायक निर्मल घोष के बेटे तीर्थंकर घोष को चुनाव लड़ा रही है। कुल मिलाकर यहां मुकाबला बहुत ही दिलचस्प और कांटे का है, क्योंकि बीजेपी ने भावनात्मक मुद्दे भुनाने की कोशिश की है, तो वहीं टीएमसी अपना मजबूत आधार बनाए रखने की जुगत में नजर आ रही है। तो टीएमसी की अगर हम बात करें तो वो भी किला लड़ाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कसी हुई है। ताजा अपडेट ले लेते हैं, प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं आसनसोल कोलकाता से। ताजा अपडेट उनसे लेते हैं। प्रसेनजीत, क्या कुछ चुनावी माहौल कह रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज ताबड़तोड़ 3 रैलियां होने वाली है, वहीं ममता बनर्जी की अगर बात करें तो वो भी ताल ठोकती हुई मैदान में है। देखिए, इस बार ममता बनर्जी धीरे धीरे चुनाव की और सिर्फ 13-14 दिन बाकी है, लेकिन इस बार ममता बनर्जी जिस तेवर में है, उन्हें लग रहा है कि फिर से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा ठकठकाने जा रही हैं। जो अंडर एडजुडिकेशन लोग थे, जो 27 लाख अंडर एडजुडिकेशन लोगों की नाम बाद रखा गया है चुनाव सूची से, ममता बनर्जी कल एक नाटक जैसा किए हैं उनकी सांसद और एडवोकेट कल्याण बनर्जी के साथ किसी एक चुनाव रैली में, और उन्होंने कल्याण बनर्जी को उस नाटक के जरिए ये आदेश दे दिया कि फिर से सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा ठकठकाया जाए कि जो 27 लाख लोगों की नाम बाद रखा गया है, उस 27 लाख लोगों को ट्राइब्यूनल के थ्रू फिर उनकी नाम इंक्लूड करने के लिए अदालत की दरवाजा ठकठकाया जाए। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी चुनाव को और चुनाव आयोग को किसी तरह से दबाव में रखने की एक जो रणनीति है, ये ममता बनर्जी अपनाने की कोशिश में है। लेकिन भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी तरफ की दबाव में, किसी तरफ की जो रणकौशल है ममता बनर्जी के, उसकी दबाव में आने वाले नहीं है। बंगाल की जो
डेवलपमेंट है, बंगाल की डेवलपमेंट और ममता बनर्जी की महाजंगल राज, ये जो प्रधानमंत्री ने कहा, खास तरह से मालदा की घटना के बाद जो महाजंगल राज प्रधानमंत्री ने बताया, उसी महाजंगल राज को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री का ये जो धुआंधार प्रचार है, ये प्रचार आज भी जारी रहेगा। इसके साथ ही प्रसन्नजीत, अगर हम देखें तो कल आरजीकर रेप मर्डर केस में पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ के साथ दुर्व्यवहार की खबरें भी सामने आई हैं। हाँ, देखिए, ये एक वामपंथियों की तरफ से और तृणमूल की तरफ से एक अजीब सा इसको कहेंगे इनह्यूमन, एक अमानविक तरीका अपनाया गया है। देखिए, रत्ना देवनाथ राजनीति में उतर गई है, ये सही है या गलत है ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपना बेटी खोए और वो दर्दनाक तरीके से खोया। तो ये अगर उनके खिलाफ राजनीतिक तरीके से विरोध करना है तो विरोध किया जाए, लेकिन उनको पर्सनली अटैक किया जा रहा है, उनको उनकी मतलब ये कहना ठीक नहीं है। हम कहना नहीं चाहेंगे कि किस भाषा प्रयोग किया जा रहा है वामपंथियों की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, और ये जो तस्वीर आप दिखा रहा है उनको फिजिकली मैन हैंडल्ड किया जा रहा है। ये काफी जो महिला है, महिलाओं के ऊपर इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। ये जो कुछ महिलाओं को वहां पे जुगाड़ करके रत्ना देवनाथ को हैरान करने की कोशिश किया जा रहा है, ये अलग बात है, लेकिन आम लोगों की मन में इसके जो गलत प्रभाव है, गलत प्रभाव दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और लोकतंत्र में जिस तरह की तस्वीरें प्रसन्नजीत सामने आ रही है, किसी भी तरह से इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता है। अगर आप चुनावी मैदान में हैं तो आप मतदाताओं को अपनी तरफ कीजिए और चुनाव जीतिए, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं निश्चित तौर पर परेशान करने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड यानी HRRL परियोजना से जुड़े केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि ये निर्णय देश की ऊर्जा सुरक्षा को नई गति देगा और इससे आत्मनिर्भरता, औद्योगिक प्रगति और रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राजस्थान के बालोतरा स्थित पचपदरा में इस रिफाइनरी परियोजना की लागत में संशोधन को मंजूरी दी है। परियोजना की लागत को 43,129 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 79,459 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही एचपीसीएल द्वारा अतिरिक्त इक्विटी निवेश को भी स्वीकृति दे दी गई है। आइए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज एक दिन एक उत्सव डीडी न्यूज की इस विशेष सीरीज में आपके लिए क्या खास लेकर के आए हैं। तो आज एक दिन एक उत्सव में बात करेंगे मथुरा की। जी हां, मथुरा की पावन धरा पर मासिक कृष्ण जन्माष्टमी एक ऐसी परंपरा है जो भक्तों को हर माह भक्ति के सागर में सराबोर कर देती है। और इसीलिए ये भक्ति का सागर आपके लिए खास तौर पर एक दिन एक उत्सव के तहत हम लेकर के आए। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। मथुरा, जहां की हवाओं में राधे राधे की गूंज है और गलियों में कान्हा की शरारतें आज भी महसूस की जाती हैं। दुनिया तो साल भर इंतजार करती है भाद्रपद मास की उस महाजन्माष्टमी की, लेकिन धर्म की इस नगरी में भक्ति का कैलेंडर कुछ अलग है। यहाँ हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी एक नए उत्सव की दस्तक देती है, जिसे मासिक कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। ये सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि भक्तों को अपने आराध्य के और करीब ले जाने वाला आस्था का एक जीवंत सेतु है। भक्ति के इस अनूठे उत्सव का केंद्र है श्री कृष्ण जन्मस्थान के आंगन में बसा प्राचीन ठाकुर केशवदेव मंदिर। यहाँ के सेवायत और जोशी शास्त्र सम्मत गणनाओं से बताते हैं कि हर माह की यह अष्टमी तिथि अपने आप में दिव्य ऊर्जा समेटे हुए है। शास्त्रों की मान्यता है जो श्रद्धालु किन्हीं कारणों से भाद्रपद की मुख्य जन्माष्टमी के विराट उत्सव का
हिस्सा नहीं बन पाए, उनके लिए मासिक जन्माष्टमी कान्हा की कृपा पाने का एक पावन और सुनहरा द्वार खोलती है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से व्रत रखने और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से जीवन के समस्त कष्टों का निवारण होता है। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अमृतकाल और अभिजीत मुहूर्त तक शास्त्रों में वर्णित इन शुभ घड़ियों में की गई आराधना भक्त को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती है। ये केवल एक तिथि नहीं, बल्कि कान्हा के प्रति अटूट आस्था का प्रतीक है। मथुरा की ये पावन परंपरा हमें सिखाती है कि कान्हा की प्रीत में डूबे मन के लिए साल भर का इंतजार जरूरी नहीं। यहाँ हर महीना एक त्योहार है और हर तिथि भक्ति का एक नया सवेरा। ठाकुर केशव देव के दरबार में गूंजती ये जयकार और हर माह सजता ये जन्मोत्सव आज भी ब्रज की सदियों पुरानी संस्कृति और अटूट विश्वास की जीवंत गवाही दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हमारी इस विशेष सीरीज का खास तौर पर मकसद है भारत की इंद्रधनुषीय संस्कृति से आपको परिचित कराना। आइए आगे बढ़ते हैं और आज हम आपको बता रहे हैं ओडिशा के शरद कुमार पात्र के बारे में। पद्म पुरस्कार से सम्मानित शरद कुमार पात्र पिछले 60 वर्षों से समय के साथ होती जा रही इकत बुनाई कला को जीवित रखने में लगे हुए हैं। कैसे, बताते हैं आपको। के हथकरघे ही तो हैं जिन पर सदियों से हमारे देश के बुनकर अपने खून पसीने से हमारी वस्त्र संस्कृति के ऐसे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि देश भी उन्हें सलाम करता है। ऐसे ही एक बुनकर भाई हैं हमारे उड़ीसा के कटक जिले के शरद कुमार पात्र। करघे पर चलते धागे की हल्की सी खनक, मानो समय खुद ठहरकर एक कहानी बुन रहा हो। ये है इकत, एक प्राचीन वस्त्र परंपरा जिसमें कपड़े की बुनाई से पहले ही धागों को बांधकर रंगा जाता है। ओडिशा की इस समृद्ध बुनकर परंपरा इकत से जुड़े शरद कुमार पात्र ने इस कला को अपनी पूरी जिंदगी बना लिया। पिछले 60 वर्षों से वे कटक जिले के मणियाबंधु नुआपतना के हैंडलूम क्लस्टर में समय के साथ लुप्त हो रही इकत बुनाई को जीवित रखे हुए हैं। उनकी साधना का सबसे अद्भुत उदाहरण है गीत गोविंद की बुनाई, जिसे उन्होंने एक लंबे रेशमी कपड़े पर चित्रों और उड़िया लिपि के साथ बुना और इसे पूरा करने में उन्हें 7 वर्षों का समय लगा। ये सिर्फ एक कृति नहीं, बल्कि भक्ति, धैर्य और समर्पण का जीवंत प्रमाण है। उन्होंने 50 से अधिक प्राकृतिक रंगों के शेड विकसित किए और उन तकनीकों को फिर से जीवन दिया जो लगभग विलुप्त हो चुकी थी। समस्त जगन्नाथमय, हमारे क्षेत्र में सभी जगन्नाथ जी के भक्त हैं। मुझे गीत गोविंद काव्य बनाने में 7 साल लगे। हमारे परिवार और गांव में सभी लोग जगन्नाथ जी के लिए गीत गोविंद के अंग वस्त्र बनाते हैं। राधा माधव हृदय तत्याज ब्रज सुंदरी। उनके हाथों से बने सूती और रेशमी साड़ियाँ, धोती, दुपट्टे और वस्त्र देश भर में सराहे जाते हैं और भगवान जगन्नाथ के मंदिर में भी अर्पित किए जाते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान सिर्फ उनकी कला नहीं, बल्कि वो विरासत है जिसे उन्होंने आगे बढ़ाया। शरद कुमार पात्र का मानना है कि इस कला को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब नई पीढ़ी की है और उन्हें इसे संजोकर आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने 100 से अधिक बुनकरों को प्रशिक्षित किया, जिनमें से कई आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से थे। पद्मश्री का सम्मान उनके जीवन भर की साधना का सच्चा फल है और उनके वर्षों के समर्पण को मिली एक बड़ी पहचान है। यहाँ पर देश विदेश से लोग हमारी कला देखने आते हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि यदि हमारी कला को प्रोत्साहन दिया जाए तो यह कला और आगे बढ़ेगी। उनकी इस साधना को विभिन्न मंचों पर सम्मान भी मिला। राष्ट्रीय पुरस्कार, प्रतिष्ठित संत कबीर पुरस्कार और अब पद्म पुरस्कार से मिली है उनकी कला साधना को राष्ट्रीय पहचान। प्राचीन रंगाई तकनीकों को पुनर्जीवित कर इकत कला के विकास और संरक्षण के लिए मास्टर बुनकर शरद कुमार पात्र को पद्मश्री के सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई।
और वहीं पद्म पुरस्कार, खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय पैरा एथलीट दीपा मलिक ने डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत की है। दीपा मलिक ने इस दौरान इस बातचीत में कहा कि नया महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम आधी आबादी की आवाज को मजबूत करेगा और इस दिशा में भारत पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बनेगा। ये आपको दिखाते दीपा मलिक के साथ ये एक विशेष बातचीत। स्वागत है आपका इस खास सेगमेंट में। डीडी न्यूज़ पर ये खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही दिग्गज गेस्ट मौजूद हैं जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो नहीं है। हमें ज्वाइन कर रही हैं दीपा मलिक जी। 2016 रियो ओलंपिक्स की बात है, रियो पैरालंपिक्स की बात है, जब आपने पूरे देश का नाम एक तरीके से एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था उस सिल्वर मेडल के साथ। मैम बहुत बहुत आपका धन्यवाद डीडी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए। थैंक यू। 1999 की बात है जब वो सर्जरी हुई थी आपकी, और वहाँ से लेकर आज तक 2026 में हम हैं। आपने ना केवल स्ट्रगल्स देखे लेकिन आपने वो ऊंचाइयाँ भी छुई जो पूरी दुनिया में बहुत ही कम लोगों ने अचीव किया। किस तरीके से देखते हैं आप उस जर्नी को? मैं तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी दूरदर्शन का। आप बुलाते हैं, वो कहानी को याद दिलाते हैं, लेकिन आज इतनी एम्पावरमेंट है और इतना सशक्त हो चुके हैं। चाहे दिव्यांग महिला कह लें, चाहे लकवाग्रस्त महिला कह लें, लेकिन आज वो स्ट्रगल सच में पूछूं तो सबकॉन्शियसली भी धीरे धीरे भूलने लगे हैं, क्योंकि अब सुविधाएं हैं, सुगम्यता है, अब सक्षम हैं। लेकिन वो दिन कठिन थे, अलग थे। 1999 में जब ट्यूमर की सर्जरीज हुई और ये पता लग चुका था कि अगर जिंदा रही तो छाती का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हो जाएगा, मलमूत्र की शक्ति चली जाएगी और इसके साथ और बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। जब आपकी शरीर सुन्न हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर और मोटर नर्व, सेंसरी नर्व्स जब काम नहीं करती हैं, आपका सिर्फ इतना सा ही हिस्सा काम करता है। और पीठ की रिकवरी में भी बहुत समय लगा। और जब शरीर सुन्न होता है तो बेड सोर की शिकायत, ब्लिस्टर्स की शिकायत, आपको महसूस नहीं होता है कि गर्मी ज़्यादा लग गई है तो कहीं पसीने से प्रिकली तो नहीं हो गई, और घाव फिर बहुत जल्दी भरते नहीं हैं। लगातार डायपर पहनना पड़ता है यूरिन के लिए, या फिर यूरिन बैग्स लगाने पड़ते हैं जिनसे अलग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं। सो इट्स अ रेगुलर मेडिकल प्रोसेस जिससे आपको गुजरना पड़ता है। तो उस वक्त मैं जीवन की प्रार्थना कर रही थी, लेकिन 2-4 लोगों को छोड़कर बाकी सब कह रहे थे ऐसे शरीर में रहने से तो अच्छा है मतलब ना ही रहें, मतलब जीवित रहें तो चलती भी रहें, नहीं तो बीच का कोई रास्ता को ना दिखाता था ना कोई देखता था। लेकिन सौभाग्यशाली रही, माता पिता और परिवार जो एकदम इमीडिएट केयर गिवर्स थे उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और या फिर मैं यूँ कहूँ कि मेरे अंदर की माँ ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैं भी 2 बेटियों की माँ थी। तो कठिन समय था, लेकिन मुझे लगा कि आज जो मैं हूँ, अगर उस कठिनाई से नहीं गुज़रती तो एक ऑर्डिनरी महिला का जीवन व्यतीत करके शायद जीवन काट रही होती। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस ने थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा हिम्मत देके कुछ अलग करने की ताकत दी, क्योंकि बदलनी थी ये छाप अपंग की, अबला की, उदास की, डिपेंडेंट की, या फिर यूं कहूँ कि अगर व्हीलचेयर पे जीना है तो व्हीलचेयर बाउंड की, ट्रैवल नहीं कर पाएगी, बाज़ार नहीं जा पाएगी, ट्रेनों में कैसे चढ़ेगी, पैसा कैसे कमाएगी, बच्चे कैसे पालेगी, खाना कैसे बनाएगी, नहाएगी कैसे, और मुद्दा तो मल और मूत्र का भी था, बाथरूम कैसे जाएगी।
रोज रोज मल कौन धोएगा इसका, बहुत प्रश्न थे। और जिन चीज़ को कोई सोचता भी नहीं है, मुझे लगता है कि 99% लोग शायद ये भी नहीं सोचते कि पानी पीते हुए कि इसके बाद बाथरूम भी आता है। मुझे तो हर बूंद नाप के पीनी पड़ती है कि मैं कहाँ हूँ, कितनी देर के लिए बाहर हूँ। क्या मैं अगर ट्रैफिक में फंस गई और पानी ज़्यादा पी लिया और घर पहुँचने में मुझे देर हो गई, तो फिर मैं यूरिन बैग कहाँ खाली करूँगी, मैं डायपर कहाँ बदलूँगी। तो ये बहुत सारे सवाल थे जिसमें जवाब मात्र एक ही मिलता था कि घर में रहो, कमरे में बंद हो जाओ और 2-4 सहायता के लिए। तो इतना ज़रूर था कि मैं फाइनेंशियली इतने गरीब घर से नहीं थी कि मेरे लिए मदद ना रखी जा सके। तो मदद के साथ रहते हुए भी दीपा तो खो गई थी ना। दीपा को ढूंढना था, या दीपा को उस माँ को ढूंढना था जिसने 2 बेटियों को सशक्त बनाना था और जिसमें बड़ी बेटी खुद दिव्यांग थी। 14 महीने की थी जब रोड एक्सीडेंट में उनके हेड इंजरी की वजह से लेफ्ट साइड पैरालाइज हुआ। तो जो छाप मेरे ऊपर डाली जा रही थी अपंग उदास महिला की, क्या मेरी बच्ची भी वैसे ही बड़ी होती? और फिर क्योंकि मैं एजुकेटेड थी और तो खुद से एक सवाल पूछा कि मेरा हाल ये है, मेरी बच्ची का हाल ये है, तो फिर अन्य जो गरीब हैं, पावर्टी लाइन से नीचे हैं, जो इतने एजुकेटेड नहीं हैं, जो इतने सक्षम नहीं है, जिनके परिवार इतने सक्षम नहीं है, तो फिर उनका क्या हो रहा है? वहाँ से शायद एक पर्पस भी मिला, वहाँ से एक शुरुआत भी हुई मिशन एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी की, या फिर उस खोज की कि क्या करूँ इस शरीर से जो लोगों की सोच बदल जाए। आपका पैरालंपिक्स 2016 रियो में सिल्वर मेडल ओवरनाइट डेवलपमेंट नहीं थी, सालों की मेहनत थी उसके पीछे, और आपने वो समय देखा है जब फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं थी, स्पेशली पैरालंपियंस के लिए या पैरा प्लेयर्स के लिए। वो दौर और आज का दौर, किस तरीके के बदलाव देखती हैं? बदलाव ही बदलाव है। मैंने शुरू में ही कह दिया था कि अब तो स्ट्रगल याद भी नहीं है क्योंकि इतनी सुविधाएं आ गई हैं। बिल्कुल। आज की डेट में तो आप देख ही रहे हैं कि 2016 में मेरा पहला मेडल था, महिला मेडल जी, और अब 14 अन्य महिला मेडल बन चुके हैं पैरालंपिक्स में, एक मात्र गए 10 सालों में ही। हम 2016 में हैं, पहला मेडल देख रहे हैं, अब 26 में है। और अब तो इतनी सुविधाएं हैं कि एक बच्ची हमारी जिसके चारों अंग नहीं हैं, पायल नाग, वो वर्ल्ड के पैरा आर्चरी में गोल्ड मेडल जीत रही है। हमारी शीतल है जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, वो पैरों से तीरंदाजी कर रही हैं और उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उनको हाई एंड इक्विपमेंट्स मिल रहा है। न्यू स्पोर्ट्स बिल जब से पास हुआ है उसमें आप देख रहे हैं कि विमेन को गवर्नेंस में कितना बड़ा रोल दिया गया है। मैं स्वयं पैरालंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट रही हूँ, तो महिलाओं की भागीदारी को बहुत उठाया जा रहा है। पैरा स्पोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को अब सुगम्य किया जा रहा है। पहली बार ब्लू मोंडो ट्रैक जो करोड़ों का है भारत में आता है क्योंकि पैरा एथलेटिक्स की वर्ल्ड चैंपियनशिप होने जा रही है। तो जहाँ पे पैरा शब्द का कोई नाम नहीं जानता था, वहाँ हम वर्ल्ड लेवल इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ग्रॉ प्रीज हो रही हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स हो रहे हैं, शूटिंग का भी हमने वर्ल्ड पैरा कप करवाया था। तो अब तो इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे खेलों में भागीदारी हो रही है। जब हम रियो गए थे तो 5 ही खेलों में गए थे, और इस बार हम लोग 12 खेलों में गए हैं। तो 5 से 12 आप देखिए नंबर ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स, क्योंकि नंबर ऑफ मेडल्स भी तो तभी बढ़ेंगे। महिलाओं का लगभग, अब आप देख रहे हैं कि एथलेटिक्स और शूटिंग का ही अगर हम सिर्फ एग्जाम्पल लें तो 43% मेडल्स अब महिलाएं ला रही हैं।
बिल्कुल। और आपने बात करी कि महिलाओं का किस तरीके से पार्टिसिपेशन हर साल बढ़ता जाता है, और इसी के साथ हमने बहुत सारे रिकॉर्ड भी टूटते हुए देखे हैं, चाहे वो पेरिस पैरालंपिक्स हो या महिलाओं की भागीदारी हो, अलग अलग तरीके के खेलों में जिस तरीके के खेल हर साल इंट्रोड्यूस होते हैं। देखिए, पॉलिसीज़ जब बेहतर बनेंगी जी, उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं। हम खेलो इंडिया में खास अस्मिता लीग्स देख रहे हैं, जहाँ पे खास महिलाओं के लिए स्पोर्ट्स लीग्स करी जा रही हैं। जैसे ही क्रिकेट में महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया गया, उनकी जो प्लेइंग फीस है उसको बॉयज़ के बराबर किया, महिलाएं वर्ल्ड कप जीत रही हैं। और न केवल महिलाएं बल्कि दिव्यांग महिलाएं, जो हमारी दृष्टिबाधित महिला टीम है, वो भी वर्ल्ड कप जीत कर आई है। तो और नाउ अंडर द न्यू स्पोर्ट्स बिल न केवल गवर्नेंस में महिलाओं का रोल को बढ़ा दिया गया है, मैंडेट कर दिया गया है, और जो अदर पॉलिसीज़ हैं, विमेन इन स्पोर्ट्स कमिटीज़ हैं, विमेन की सेफ्टी के जो पॉश के साथ अलाइन करते हुए पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, तो ये सब चीज़ें एक सेफ एनवायरनमेंट विमेन को दे रही हैं। जब हम सेफ और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है 33% रिजर्वेशन की पार्लियामेंट जो महिलाओं के लिए बात हुई, विमेन रिजर्वेशन बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। बिल्कुल एक ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट है, ना ही केवल सरकार के लिए लेकिन महिलाओं के लिए भी। आपको क्या लगता है, ना केवल जो एबल बॉडीड महिलाएं हैं, लेकिन जो स्पेशली एबल्ड प्लेयर्स हैं या स्पेशली एबल्ड महिलाएं हैं जो अलग अलग फील्ड्स में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, किस तरीके से फ़ायदा होगा उन सब के लिए? क्या उन सब की आवाज़ और बढ़ चढ़कर सुनने को मिलेगी, उनकी पार्टिसिपेशन और बढ़ चढ़कर देखने को मिलेगा? देखिए, जब भी एक ऐसी स्कीम आती है जो महिलाओं को सशक्त बनाने की ओर कदम रखती है, चाहे महिला मुद्रा योजना हो, महिला के लिए उज्ज्वला योजना हो, चाहे ड्रोन दीदी हो, हर जगह पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन कॉम्बैट डिफेंस, ऑल्सो इन द एरिया ऑफ कॉम्बैट डिफेंस। आप जब भी महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म देते हैं, आप देख रहे हैं कि वो अपॉर्चुनिटी मिलते ही वो अपनी एबिलिटी को कितने सुंदर ढंग से दिखाती हैं, अपने योगदान को दिखाती हैं। और जब तक महिलाओं की आवाज़ बुलंद नहीं होगी, जब तक वो our constitution is for the people, by the people, of the people. बिल्कुल। It doesn't say for the men, by the men, for the men, and you know, of the men. People includes women. बिल्कुल। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही भेदभाव नहीं करता है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर अभी नहीं है, तो मुझे लगता है आरक्षण करने से एक बल मिलेगा उस मूवमेंट को, ये महिला सशक्तिकरण को। मैं हरियाणा को बिलोंग करती हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का मैंने असर होते देखा है। जब पहले दिन ये स्कीम लॉन्च हुई थी पानीपत से, मैं दूरदर्शन के जो हमारा वहाँ पे एक वार्तालाप रही थी, मैं उसमें खुद वहाँ मौजूद थी। लॉन्चिंग के एक दिन पहले जब इसके बारे में चर्चा थी, और तब हम ये कह रहे थे कि ये जो पॉलिसी लॉन्च हो रही है, आज लगभग आई थिंक 11 साल हो रहे हैं। बिल्कुल। तब से अब तक आप देखिए उसका असर देखिए। आजकल बेटियां हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। तो ये अगर आधी प्रतिशत जो आबादी है देश की, उसमें अगर महिला हैं, तो फिर महिला की आवाज़, महिला का योगदान, ये तो ज़रूरी है ही। और मुझे लगता है महिलाओं को भी ये दायित्व समझना है, उनको भी नेशन बिल्डिंग में फुल पार्टिसिपेशन देना है। तो ये क्या कहना सही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में गेम चेंजर विमेन रिजर्वेशन बिल है? 200%, 100 नहीं। एक महिला होने के नाते मुझे गर्व है कि एक ऐसे विचार को एक प्रधानमंत्री आगे रखते हैं अपनी बेटियों के लिए, देश की बेटियों के लिए। वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि न केवल अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो जो महिलाएं हैं उनके लिए
रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की योजना हो, लेकिन गवर्नेंस में ही जब महिलाएं अपना रोल अदा करेंगी, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगी, अपनी बातों को रखेंगी और एवरी डिसीजन मेकिंग विल हैव इंक्लूसिव इनपुट ऑफ सजेशंस, डिस्कशंस, रिक्वायरमेंट्स। ऑब्वियसली अगर आप विकसित भारत का सपना देख रहे हैं तो विकसित तो तभी होगा जब हर क्षेत्र, हर जेंडर विकसित होगा। तो महिलाओं के बिना कैसे विकसित होगा? बिल्कुल बिल्कुल ठीक तो ये तो बहुत बड़ा धन्यवाद है आदरणीय प्रधानमंत्री को, और मेरा निवेदन है कि ऐसा बिल पास हो और पूरी सहमति से हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी आपका हमारे इस खास बातचीत पर जुड़ने के लिए। मैम ना केवल इंस्पिरेशन है लेकिन एक एग्जाम्पल है पूरे भारत के लिए कि आधी आबादी किस तरीके से लीड कर रही है, ना केवल भारत में लेकिन पूरी दुनिया में इंडिया का एग्जाम्पल लेते हुए। और हमारा सपना है विकसित भारत 2047 तक बनना, और उसके लिए विमेन रिजर्वेशन बिल बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इंक्लूसिविटी हमारा बेस है, भारत का बेस है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इस खास सेगमेंट में जुड़ने के लिए। नमस्कार। और नया सवेरे का सफर आगे भी जारी है, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे थे वर्ल्ड वॉच, यानी दुनिया भर की कुछ खास खबर। और वर्ल्ड वॉच में बात करते हैं हम नेपाल की, जहां आपको बता दें कि नेपाल की बालन सरकार पूरी तरह इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रही है। ओली की गिरफ्तारी के बाद अब पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, उनकी पत्नी डॉक्टर आरजू राणा देउबा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग जांच विभाग के अनुरोध पर अवैध संपत्ति हासिल करने से जुड़ी एक जांच के सिलसिले में की गई है। दोनों अभी नेपाल में ही नहीं है। नेपाल में जेनजी आंदोलन के दौरान देउबा के घर में आग लगी थी, तब उनके आवास से जले हुए नोटों के टुकड़ों का एक बड़ा ढेर बरामद हुआ था और बाद में फॉरेंसिक जांच में इस बात की पुष्टि भी की गई कि वो टुकड़े असली करेंसी के थे। फिलहाल सीबीआई इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। और चलिए नया सवेरा में अब बात कर लेते मौसम की और जानते देश भर में मौसम का हाल, अधिकतम और न्यूनतम तापमान।
और इसी के साथ अब नया सफर में वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले 1 घंटे भी आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। जनादेश में आपको दिखाएंगे 3 राज्यों की प्रमुख खबरें और साथ ही राज्यों में किस तरीके से हो रहा है मतदान। और इसी के साथ फिलहाल नया सफर में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।